वो है घोटकी में होने वाला ट्रेन हादसा। वजीर रेलवे आजम स्वाति ने इस हादसे की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, लेकिन वो इस्तीफा देने से इनकारी हैं। इनका मौक़िफ़ है कि इस हादसे के जिम्मेदारों में सब हैं जिन्होंने 25 से 30 साल में रेलवे को इस मुकाम तक पहुंचाया। फवाद चौधरी भी कह चुके हैं कि साद रफीक के गुनाह पर आजम स्वाति इस्तीफा दे दें। ये बेतुकी बात है, लेकिन हकीकत यह है कि इस मामले पर माजी तहरीक इंसाफ का पीछा नहीं छोड़ रहा। ऐसे हादसात पर माजी में पीटीआई क़यादत की तरफ से दिए गए बयान वबाले जान बने हुए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे हादसात पर साबिक वजीरों से इस्तीफे के मुतालबे हलाल थे तो अब हराम क्यों हो गए हैं। सवाल यह भी है कि नए पाकिस्तान में सामने आने वाली खराबियों का मलबा पिछली हुकूमतों पर डालने का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा। इसी पर पहले बात करते हैं असद खरल बाबड़ोगर साहब से। असद खरल साहब, ये हादसा एक और हादसा है और हादसा ये भी है कि हमें यह अंदाजा है कि इसके बाद भी खास कुछ नहीं होना। रिपोर्ट भी सामने आ गई है कि जी वेल्डिंग की गई थी। अब आप देखिए गर्मियां जब शदीद मामला वेल्डर पे डाल दिया क्या नाम जी, वजीर से बाद उसके बाद रेलवे के आला हुकाम, अब सारा मामला आ गया वेल्डर के ऊपर जी। तो लिहाजा अब रिपोर्ट आ गई है। तो मैंने पहले भी कहा था कि जो ये कानून पाकिस्तान में है, ये मेरा ख्याल इसकी मिसाल तो ऐसी ही है कि ये मकड़ी का ऐसा जाला है कि जो कोई बड़ा जानवर है, कोई अशरात है, वो ह्यूमन बीइंग हो, जो कोई भी हो, ह्यूमन ज़ाहिर बात है, हम भी बेसिकली तो हर जो है एनिमल ही है, ह्यूमन तो एक, तो मामला ये है कि वो तो उसको फाड़ के निकल जाता है। तो छोटा मोटा वगैरह फलूदे वाला, पापड़ वाला और ये जो वेल्डर जो है ना, अब ये आ गया। अब मुझे ये बताएं उसामा साहब, अब मिनिस्टर साहब या जो इंक्वायरी रिपोर्ट आ रही है कि जनाब उसने वेल्ड किया था और वो टांका उखड़ गया है और इसलिए, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें और आ रही हैं जी। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान रेलवे के हेडक्वार्टर के जो चीफ इंजीनियर की जानब से चार रोज़ कबल जो DS सक्कर को अरसाल करदा खर्च से भी जाहिर होता है कि मटीरियल फराम किए जाने के बावजूद फौरी तौर पर इस सेक्शन की मुरम्मत करने की सूरत में बड़े अरसात का इम्कान था, लेकिन बदकिस्मती कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो कह रहे हैं हमने तो टांका भी नहीं लगाया। वो कहते हैं हमने तो वेल्डर को बुलाया ही नहीं, जो हमने कहा था 4 रोज पहले वो काम नहीं किया गया, और अगर किया जाता उसमें वेल्डिंग या वेल्डर का जिक्र नहीं है। अब एक तो ये बात ये हो गई। उससे पीछे थोड़ा सा चले जाएं, मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि ML1 जो है ना मनसूबा, जो ट्रक की बत्ती है, वो कह रहे हैं अगर वो शुरू हो जाता है तो पता नहीं उस तक मजीद कितनी और जानों का हमज़िया कीमती जो है, हमें अल्लाह ना करे कि दोबारा ऐसे हादसा हो, लेकिन जो ये हालात हैं कि मामला वेल्डर पे डाल के मामला ख़त्म हो जाएगा, वो कह रहे हैं 15 से 20 अरब उसमें ज़ाया हो जाता है। तो अब वो कह रहे हैं हमें बात करनी होगी चाइना से कि आपने मनसूबा शुरू करना है या नहीं करना। तो ये 2-3 साल पहले आप कर लेते, चले आप भी देर आए दुरुस्त है। फिर वो कह रहे हैं कि एक और मामला उन्होंने बड़ा उठाया, वो कह रहे हैं कि दावा उन्होंने किया है कि वजारत संभाली बहुत सारे मामला को फौरी तौर पर उठाया और आगे जो नाकस इंटरलॉकिंग निज़ाम को नए मनसूबे से जो बदलने के मनसूबे की तखीर का मसला शामिल है, तो वहाँ पर उनका जी आगे नैब आ गया। अफसरों ने कहा जनाब नैब तो हमें काम नहीं करने देता, और वो जनाब इसलिए डर के हम किसी फाइल को हाथ निकालें। उन्होंने कहा मैंने चेयरमैन नैब से मिला और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि अगर इस इंक्वायरी के अंदर कोई अगर गुनाहगार है, ज़ाहिर बात उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर जो भी इस मामले को कंक्लूजन तक पहुंचाना चाहिए, मंतकी अंजाम तक, जिस पर उनका चेयरमैन साहब ने वो काम कर भी दिया। अच्छा। और उसके बावजूद अब वो कह रहे हैं कि जो गफलत में घोटकी अरसे की वजह से रेलवे सेक्टर डिवीज़न को हाल ही में जो किसी बड़े ये जो आगाह किया था उसामा साहब, अब ये सारी जो चीज़ें हैं मुझे ये बताएं, अब इससे कोई ये कह सकता है कि जो शक्कर वाले हैं वो कह रहे हैं 4 रोज़ पहले हमने बता दिया था, वहाँ पे तो वेल्डर का जिक्र ही नहीं है, या तो वो झूठ बोल रहे हैं। अब ये जो इंक्वायरी आ गई इसमें उन्होंने कहा जी टांका जो लगाया था जो वेल्डर ने, तो उसको ठेका किसने दिया था, क्या ट्रैक जो है दुनिया में कभी वेल्डिंग होती है? अब देखिए आपने जिन पे ट्रेनें चलती हैं, जो इतना बड़ा जर्क होता है, वहाँ पे इतना लोड होता है, इतनी उसके ऊपर स्पीड होती है, फिर उसके ऊपर जो आपस में उसकी जो थ्रिल उसकी होती है, गर्मियों में पर सुकड़ता है, फैलता है, सर्दियों में सुकड़ता है, बेकायदा नीचे एक निज़ाम है पूरा। वहाँ पे अगर आप कहें जिगाड़ सिस्टम के वेल्डर जिसने वेल्ड करवाया है, पहले तो उसको उल्टा लटकाएं, यानी अकल को साथ वेल्डर का उसमें क्या नहीं, मुझे बताया कर रेलवे ये जी बात है कि दफ्तर में कोई चीज टूटी है, मैं बाहर से वेल्डर लागे उसको कौन तो वेल्डर नु पाड़ लो कि तू बाहर आके डॉक्टर साहब वेल्ड कराने वाले बंदा उन्होंने बांटा है। सर असल रेलवे ट्रैक भी वेल्ड हुए हैं, उसमें वेल्डर का कसूर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि रेलवे की इंतजाम जिस बंदे ने उस वेल्डर को बुलाया, जुगाड़ लगाई है, कोई इस तरह कभी हुआ है दुनिया में? आजम स्वाति साहब, अच्छा बाबड़ोगर साहब, आजम स्वाति साहब जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इस्तीफा नहीं बनता। उसामा साहब
उन्होंने इतराफ़ किया है कि जनाब ये जो ट्रैक था ये गले में हड्डी की तरह फंसा हुआ था, ना इसको हम नगल सकते हैं, अभी भी फंसा हुआ है डॉक्टर साहब। फिर वो ये कह रहे हैं कि जी मेरा जो सारा फोकस था वो ये था कि रेलवे को प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाना, इस लॉस से निकालना। फिर शेख रशीद साहब जब आए उन्होंने भी ट्रेनों पे फोकस किया, उन्होंने ट्रैक पे कोई फोकस ही नहीं किया। उसामा साहब जब सबको ये पता था कि ये जो ट्रैक है ये कमज़ोर है, अगर इसके ऊपर से ट्रेन तेजी से गुजरेगी, स्पीड वाली ट्रेन गुजरेगी जिस तरह से सरगोदा एक्सप्रेस थी वो जो गुजरी, तो ये ट्रैक डी ट्रैक कर देगा उसको। इस चीज के होते हुए इन्होंने अगर वहां पर कोई काम नहीं किया, वहां पर सब काम तो इन्होंने गलत कर दिया, तो ये कत्ल है, नालों वाला वेल्डिंग करा दी, लोगों का कत्ल है, ये एक्सीडेंट नहीं है। वेल्ड कराना उनको पता था कि ये ट्रैक कमजोर है, इसलिए वेल्ड सबको पता था, वो वेल्ड को उसको रिपेयर होना चाहिए था, या फिर वहां पे कोई एडवाइजरी जारी होनी चाहिए थी, वहां पर कोई लोग होने चाहिए थे जो भी ट्रेन आती उसकी स्पीड कम करवाते, उसको वहां से गुजरवा देते, कुछ ना कुछ तो करते। इतने मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो ML मंसूबा है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, और अगर हम इस ट्रैक पे काम करते हैं या इसको ठीक करते हैं तो हमारा 20 अरब रुपया लगेगा, और वो 20 अरब रुपया जाया हो जाता अगर ML1 से पहले ये काम करता। इसका मतलब ये है कि वो 20 अरब रुपया या जो ये जो ट्रैक है इंसानी जानों से ज्यादा कीमती है। आप रेलवे बंद कर दें, आप ट्रेन बंद कर दें, तो आप क्यों ट्रेन, जब आपको सब कुछ पता है फिर आप वहां पे ट्रैक पे ट्रेन क्यों चली? मेरा तो एक सवाल ये है, आप लोगों ने क्या अरेंजमेंट किए कि अगर कोई बड़ी ट्रेन आती है, स्पीड से ट्रेन आती है, कैसे गुजारा जाए? मेरा सवाल ये है, सारी चीजें जो है इसका जवाब कौन देगा? इतने बड़े इंजीनियर रखे हुए हैं और वो अगर वेल्ड करवा रहे हैं तो उनको नहीं समझ के कभी वेल्डिंग के ऊपर भी ट्रेनें चलती हैं, वेल्डिंग के ऊपर जिन टांकों से आप उनको खड़ा कर, वहां पे 20 अरब तो नहीं लगता, वहां 20 करोड़ की जरूरत नहीं थी, 20 लाख की जरूरत नहीं थी, वहां पे थोड़ा सा जो नया एक पीस है वो पड़ सकता था प्रॉपर एक जो सिस्टम के तहत। वहां पे वेल्डिंग जिसने करवाया है डॉक्टर साहब, ये उसका हल है क्या? वेल्डिंग करवाने से ट्रैक के ऊपर ट्रेन जो है क्या होगा? अब क्या वहां से बात उस एक वेल्डिंग की नहीं है, तो वहां पे ये है कि तो फिर करना उनका था, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये सारे ट्रैक चेंज होने वाले हैं, सारे की बात में 20 अरब रुपए का खर्चा है, और अगर खर्चा है तो आपने इंसानी, अगर ये खतरनाक है, आप खुद मान रहे ये खतरनाक है, तो आपने इंसानी जानों को दांव पे लगाया हुआ है। यहाँ पर आप यहाँ पर लोगों को सिर्फ 7-7 हज़ार रुपया लेके उनको ट्रेन में बैठा रहे हैं और इंसानी जानों को ज़ाया कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। क्या रेलवे ये तो मैं तो इस पे तो इस्तीफा हो जाना चाहिए इनका, कि जब उन्होंने मान लिया कि ये ट्रैक कमजोर था, जब उन्होंने मान लिया कि यहाँ से गुजरना रिस्की था, तो फिर आपने क्यों इजाजत दी कि वहां से मुअज़्ज़म मुआशरों में मुअज़्ज़ब लोग देते हैं जो छोटे छोटे मामलात पे इस्तीफा, यहाँ पे इस्तीफा देने का मुतालबा करने वाले को जाहिल कहा जाता है। अच्छा जी, वो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं तो अभी थोड़ा, तो फिर शेख रशीद साहब को पकड़े, 2.5 साल तो वो रहे हैं वही यहाँ पे, उसके बाद वो कहने ख्वाजा साद रफीक को नहीं, वो तो कहते हैं ख्वाजा साद रफीक आगे चले जाए साहब, ये पीटीआई का वतीरा बन गया। मैंने ये देखा है, जो चीज भी है सारी पिछली गवर्नमेंट पे डाल दो, ये नहीं कि ये तो यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, शुक्र है यहाँ पे मिनिस्ट्रियां एंजॉय करने आए हैं, मुझे ये जिम्मेदारी इन पे कोई नहीं है, जिम्मेदारी सारी पिछली पे है। परफॉर्म ये ना करें, करप्शन की पिछलों पे डाल दें, काम ये ना करें, पिछलों की इनएफिशिएंसी पे डाल दें, तो भाई आप क्या करने आए हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या है? इन लोगों ने भी कुछ करना है या नहीं करना? इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई, मामला वेल्डर का आ गया कि वेल्डर ने जो टांका लगाया था वो उखड़ गया। बड़ा सिंपल सा इसका फार्मूला जवाब है, वन लाइन। उसामा साहब, वो वेल्डर को किसने बुलाया? क्या वो साद रफीक ने बुलाया वेल्डर को? उसकी मिनिस्ट्री में, तो फिर वो जिम्मेदार है। अगर शेख रशीद की मिनिस्ट्री ने वेल्डिंग करवा दिया उसको, खतरनाक एक मामले को, वो जिम्मेदार है। और अगर आजम स्वाति साहब के दौर में वेल्डर को जिसने भी बुलाया, आजम स्वाति साहब उसको पूछें कि ये उल्लू बाटे वाला काम है कि आप पढ़े लिखे इंजीनियर हो, कभी ट्रेनों के ट्रैक को वेल्डिंग करके खड़ा किया जा सकता है? मुझे ये बताएं, मैं तो एक लेमैन हूं, मुझे ये बताएं जिसने इंजीनियरिंग पढ़ी है, जो इंजीनियर है, क्या वो ट्रेनें जो है कभी वेल्डिंग करवा के आप उसके ऊपर ट्रेनें चला सकते हैं ट्रैक के ऊपर? अब देखते हैं कि क्या ये पूरा ट्रैक चेंज किया जाता है, यहाँ ट्रेनों की आमदोरफ्त रोकी जाती है। अब तो वो ये कह चुके हैं, वो दो चीजें कह चुके हैं। उन्होंने कहा जी मेरा फोकस जो है वो ये था
कि मैं रेलवे का जो खसारा है वो कम करूं। इनके वे इंसानी जानों की जो हिफाजत थी ना, इंसानी जानों की हिफाजत, वो इनकी जिम्मेदारी अभी भी काम कह रहे हैं। इनका जो फोकस था वो ये था कि रेलवे का जो खसारा है उसको कम करें, नई ट्रेनें चलाते जाएं, इन्हीं कमजोर जो ट्रैक्स हैं इनके ऊपर। शीर साहब ने भी ट्रेनें चलाई, ये भी ट्रेनें चला रहे हैं, और ट्रैक जो है वो जब वो नए पढ़ेंगे तो उस वक्त पढ़ेंगे, उससे पहले मुनाफा कमा लें, उससे पहले पैसे कमा लें, फिर बंद कर दें यार इसको, फिर इंसानी जानों से क्यों खेल रहे हैं। कोई भी मजहब मुल्क होता ना तो अब तक ये मिनिस्टर जो था इसको लटका दिया होता। अगर ये महफूज नहीं है तो फिर बाकी ये बनता है, एक तो कोई ना कोई इस पर तहकीकात के बाद सजाएं होनी चाहिए ताकि आइंदा ये ना हो। सजा आज तक हुई है, 13 केस आया, उसमें नेग्लिजेंस किसकी थी? पायलट्स का तो हुआ ना, वो पायलट पे डाल दिया जो बेचारा वहाँ पे, लेकिन देखा गया कि उनके जाली लाइसेंस का भी तो मसला था। अच्छा सर, अब इदारे की अगर बात करें हम, रेलवे जनाब खसारे में है, रेलवे के केसेस कई दफ़ा नैब ने भी उठाए हैं, हमारे यहाँ इदारे काम नहीं करते और ये नाहलियों से ही है, रेलवे भी खसारे में चला गया, खसारे में गया तो आप ये देखें कि इतने पैसे नहीं है कि कोई रिपेयर हो सके या कुछ कर सके। तो वो ठीक है कि आपकी बात की अगर नहीं है पैसे तो फिर इंसानी जानों को इस तरह तो नहीं छोड़ा जा सकता कि भाई अच्छा जी देख लेंगे कुछ हो जाएगा तो ये तो कत्ल में शुमार होगा। लेकिन असद खरल साहब, ये जो नैब लाहौर की तरफ से कहा जा रहा है कि जी रिकॉर्ड साज कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है, इमरान खान साहब ने भी कुछ अर्सा पहले ट्वीट किया कि जी इतनी तो पिछले कुछ 17 साल में रिकवरी नहीं हुई नैब की तरफ से जितनी हमारे 2 साल में होगी, क्योंकि हम हुकूमत में आके जब इदारों को कमज़ोर ना किया जाए, रुकावट न बने हुकूमत, तो फिर इदारे परफॉर्म करते हैं। तो क्या बाकी ये नैब ने इतना बड़ा कारनामा कर लिया? ये भी रिकॉर्ड पे बात है, ठीक है, पहले भी इदारे काम करते रहे होंगे, लेकिन जो एंटी करप्शन पंजाब ने भी इससे पहले एक रिकॉर्ड रिकवरी की है, वो भी स्टेट लैंड की रिट्रीवल है और बहुत सारी चीज़ें पहले भी होती थी, उसको खाते में डालते थे, लेकिन 200 अरब से गालबन उससे भी ज़्यादा ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि पहले आज तक इतनी। अब नैब की अगर लाहौर की बात की जाए तो मैंने इसलिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं, मैंने कहा मुझे ये सारी चीज़ें भेजी जाएँ और ये नाज़रीन से स्क्रीन पे शेयर भी कर रहे हैं कि आप ये बताएं कि आपने सरकार का पैसा जो लूटा हुआ है वो कितना वापस लिया। ये मेरा सवाल था नैब से। अच्छा। और डीजी नैब मेजर सलीम साहब से, चेयरमैन नैब से, सबसे यहाँ प्रोग्राम में उठाया, हमें वो बताया जाए क्योंकि हम किसी के तर्जुमान नहीं हैं। अब ये चीज़ें हम नाज़रीन से शेयर भी कर रहे हैं, डाटा आप भी देख लें। जी। उसमें ये कह रहे हैं, मैं आसानी के लिए पढ़ रहा हूँ कि जो नैब है उसने 1999 से लेकर जब वो बना है, वफाकी और सूबाई सतह पर जो इदारों को मजमूई तौर पर 110 अरब रुपए की जो रकम है वो रिकवर कराई की है, उनकी जो वफाकी इदारों की और सूबाई इदारों की जो खसारे को नुकसान हुआ खजाने को, वो 110 अरब। उस हवाले से आगे हम उसकी पैरावाइज में बताऊंगा। उसके अंदर उन्होंने मद्दे बताई हैं कि जो रिकवरी की गई 25A वॉलंटरी रिटर्न रजाकाराना रिकवरी के तहत, वो है 25 जो बी यानी प्ली बार्गेन के तहत जो दूसरी सजा होती है। 21 साल दौर में वफाकी सतह पर 28 इदारों को 6 अरब, ये कंपेरिजन दे रहे हैं। 21 साल दौर में वफाकी सतह पर 28 इदारों को 6 अरब 75 करोड़। ये सिर्फ नैब लाहौर की एक परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, इस तरह बाकी चैप्टर की अलग है। नैब लाहौर का एक कंपैरिजन जो हमने किया कि 21 साल दौर में नैब लाहौर ने कितनी रिकवरी की। अच्छा। और अब कितनी रिकवरी की। 21 साल दौर में वफाकी सतह पर 28 इदारों को 6 अरब 75 करोड़, जबकि सूबाई सतह पर 32 मुख्तलिफ महकमा जात को 102 अरब 76 करोड़ की रिकवरी करवाई गई, जिसकी मुकम्मल तफसीलात उन्होंने जारी की। अब 21 साल दौर में जो मजमूई रिकवरी है 110 अरब की है। सही। अब उसमें ताहाल जो नैब के क्याम से ताहाल 10 अरब 12 करोड़ से जायद रजाकाराना रिकवरी हुई और प्ली बार्गेन की मद में 15.5 अरब, यानी ये जो आप बात समझिए जरा, यानी 15.5 अरब एक है और 12 अरब एक है, 11-12 अरब, तो ये टोटल बन गई 83 अरब 83 करोड़ रुपए रिकवर किए गए 21 सालों में। 21 सालों में लाहौर की नैब की बात हो रही है। अब अगर बात की जाए 2016 और 17 के दौरान जो रिकवरी की तफसीलात है, माजी के 17 सालों के दौरान नैब लाहौर ने 10 अरब VR के जरिए बरामद किए, रिकवर किए और 5 अरब 43 करोड़ प्ली बार्गेन की सूरत में। इस दौर में 23 अरब 17 करोड़ की इनडायरेक्ट रिकवरी की, जबकि 17 सालों के दौरान मजमूई तौर पर 38 अरब की। अच्छा, नैब की मौजूदा जो क्यादत है 2017 से ताल के दौर में जो रिकवरी होने वाले 4 साल दौर में ओवरऑल मजमूई तौर पर 70 अरब 85 करोड़ की रिकॉर्ड रिकवरी की, 10 अरब 18 करोड़ प्ली बार्गेन। अच्छा, एक रिकॉर्ड असेंबली में भी बन रहा है सर। 4 सालों के डायरेक्ट रिकवरी के 60 करोड़ और 1 मिनट वफाकी इदारों और इनको करवाई की रिकवरी की। अगर फरिश्ता उसमें बापडा को सबसे ज्यादा 5 अरब 50 करोड़, पाक PWD के 27 करोड़ जो ठेकों में होते थे घपले, पाकिस्तान रेलवे के चूंकि बात आ रही 17 करोड़ उनके रिकवर करा के उनको दिए, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस 40 करोड़ 75 लाख,
पाक जनरल इंश्योरेंस को 8 करोड़ 62 लाख, दीगर फाकीदारों में कस्टम डिपार्टमेंट 11 करोड़, पहले से बहुत बेहतर हुई है, एजी ऑफिस 3 करोड़ 28 लाख, मिलिट्री लैंड कंटोनमेंट 7 करोड़, एनटीडीसी को 4 करोड़, और सूबाई सतह पर भी जो 33 अरब रुपए की रिकवरी हुई है, तो ये एक रिकॉर्ड रिकवरी है। जो फैक्ट्स है उसको भी हमें सामने चलिए, हमने सारे दिखा दिए।